बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। ईरान एक मजबूत मुल्क के तौर पे पाकिस्तान को सूट करता है, एक कमजोर ईरान पाकिस्तान को सूट नहीं करता। लेकिन दूसरी तरफ हमें याद रखना है कि अगर जंग दोबारा शुरू होती है, लड़ाई बढ़ जाती है, जिसके इम्कानात उतने ज्यादा नहीं है, लेकिन अमेरिका जिस तरह हथियार इकट्ठे कर रहा है, इस तरह इस रीजन में पहले हथियार नहीं पहुंचे। अमेरिका के कौन कौन से जो बहरी बेड़े हैं वो यहाँ पे आ गए, इसकी पूरी तफसीलात मेरे पास मौजूद है। मैं इसको आज स्टडी कर रहा था, मैंने ये सारा रिकॉर्ड निकाला है कि किस तरीके से अमेरिका ने बड़े पैमाने पे अपने हथियार यहाँ पे पहुंचाए। बहुत सारे हथियार अमेरिका के, यानी अब्राहम लिंकन वहां पे उनका बैरी बेड़ा पहुंच गया है, ये जेरल्ड आर फोर्ड यहाँ पे पहुंच गया है, फिर यूएसएस जॉर्ज एच.डब्ल्यू. बुश यहाँ पे पहुंच गया है, फिर एफ.एस. चार्ल्स डिकॉल यहाँ पे पहुंच गया है, फिर जो अरेबियन सी है वहां पे यूएसएस ट्रिपोली है और यूएसएस बॉक्सर भी यहाँ पे रास्ते में है जो वेस्ट पैसिफिक की तरफ से आ रहा है। फिर मिस्ट्रॉल है, एफ.एस. मिस्ट्रॉल, ये मशरकी मेडिटेरेनियन सी के अंदर है। फिर एक और बेड़ा भी है। तो अमेरिका के लगभग 8 बैरी बेड़े जो है वो इस रीजन के आसपास या इन्हीं पानियों के अंदर इस वक्त मुताबिक है। और याद रखिएगा, ये एक बैरी बेड़े को चलाना, उसे कंट्रोल करना, ये मुल्कों को चलाने जितना पैसा इसमें लगता है। कभी इसके ऊपर डॉक्यूमेंट्रीज बनी हुई है कि अमेरिकन बैरी बेड़े कैसे काम करते हैं। एक एक बेड़े के ऊपर जो है वो 70 फाइटर जेट्स मौजूद हैं और दीगर जासूसी तैयारे और ड्रोन और बेशुमार चीजें। हजारों की तादाद में लोग होते हैं, किचन के अंदर ही सैकड़ों लोग काम कर रहे होते हैं। इसके ऊपर बड़ी जबरदस्त डॉक्यूमेंट्रीज मैंने देखी है। बहरहाल ये अमेरिका अपनी जंगी तैयारियां भी बहुत बड़े पैमाने पे कर रहा है। जंग शुरू होती है तो पाकिस्तान के लिए न्यूट्रल रहना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान ने अभी सऊदी अरब से पैसा पकड़ के यूएई को दिया है। और अगर सऊदी अरब ने खुदा न खास्ता पैसा मांगा तो वो पैसा इतना ज्यादा है कि पाकिस्तान वो अदा नहीं कर पाएगा। और दुनिया में और कोई ऐसा मुल्क शायद अब मौजूद नहीं है जो सऊदी अरब को पैसा वापस करने के लिए पाकिस्तान को पैसा दे दे। तो हमारे लिए कोई और रास्ता बचेगा नहीं। तो पाकिस्तान के लिए एक तो मजबूत ईरान जरूरी है कि ये जंगबंदी कायम रहे, और दूसरा पाकिस्तान के लिए जरूरी है कि ये जंग हो ही ना, वरना पाकिस्तान को इसका हिस्सा खुदा न खास्ता बनना पड़ जाएगा। अब सूरत को आप समझिए कि अमेरिका और इसराइल में जो सबसे बड़ा तनाजा है वो हथियारों का है, एटॉमिक हथियारों का है। ये मसला नया नहीं है, इसकी तारीख 3 दहाइयों से भी ज्यादा पुरानी है। इतना पुराना मसला कि वंस फॉर ऑल अभी हल हो जाएगा तो मुझे नहीं लगता। एक बड़ी शानदार डील की थी जिसकी यूरोप भी बहुत तारीफ करता है। अभी कब्रस के अंदर कुछ मुज़ाकरात हो रहे हैं, वहां पे मुख्तलिफ ममालिक मौजूद हैं, जिनमें यूरोपीय ममालिक के अलावा यूरोपीय यूनियन के ममालिक हैं, उनके अलावा वहां पे 2-3 जो है वो खित्ते के और ममालिक हैं, खलीजी ममालिक। ये जब बात कर रहे हैं तो वहां तारीफ की गई, यानी दूसरे ममालिक इसके अंदर जो है उनमें मिस्र, शाम और लबनान है। तो वहां जो बराक ओबामा ने 2015 में मुआहदा किया था ईरान के साथ, जौहरी मुआहदा, उसकी तारीफ की गई। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने आने के बाद जब पहली इनको हुकूमत मिली 2016 में, तो वो मुआहदा इन्होंने खत्म कर दिया था। उस पर काफी तनकीद भी हुई थी। बहरहाल ये मसला पुराना है हथियारों वाला, ये नया नहीं है और ये फौरन हल भी नहीं होगा। इस वक्त जो सबसे अहम देरीना मसला है जो फौरन हल तलब है वो है आबनाए हुर्मुज़ का, और इस पे बहुत ज्यादा दबाव भी है। अमेरिका के लिए बड़ी शर्मिंदगी वाली बात है, यानी अमेरिका की बेइज्जती हो रही है और कुछ लचक थोड़ी बहुत दिखानी पड़ेगी। ईरान को कुछ लचक दिखानी पड़ेगी, अमेरिका को। तो ये मसला हल तो हो सकता है, लेकिन इसका फौरी हल अब ऐसा कोई दिखाई इसका भी नहीं दे रहा, क्योंकि वहां बारूदी सुरंगें अमेरिका कहता है 6 महीने तो लग जाएंगे उनको साफ करने में, और इस बीच में जो अमेरिका का तेल है वो बिकता रहेगा। देखिए, अमेरिका के लिए कोई माली नुकसान नहीं हो रहा, अमेरिका वहां से अपना तेल बेच रहा है। वेनेजुएला पे उनकी कंपनियों ने कंट्रोल किया हुआ है, उनका अपना तेल खासा अच्छा अमेरिका का निकलता है। वो वहां पे जहाजों को भर भर के टैंकर्स को रवाना कर रहे हैं, और डोनाल्ड ट्रंप ने इसके बारे में दावा भी किया। तो अमेरिका का तेल बिक रहा है, लेकिन गल्फ ममालिक के ऊपर दबाव बढ़ रहा है और अरब ममालिक खास तौर पे काफी दबाव में है। अब जो यूरोपीय ममालिक है उन्होंने कहा जी अगर अमेरिका का और ईरान का कोई अच्छा मुआहदा हो जाता है तो इस सूरत में हम भी ईरान के ऊपर जो कुछ सख्तियां उनको नरम कर देंगे। लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका दबाव बढ़ाने के लिए ईरान पर पाबंदियां लगा रहा है। और चीन की एक आजाद रिफाइनरी है, आजाद रिफाइनरी इसको वैसे ही कहा गया, चीनी रिफाइनरी है तो चीन को टैक्स देती है, चीन का इदारा। तो चाइनीज रिफाइनरी के ऊपर पाबंदियां लगा दी है अमेरिका ने। इसके अलावा 40 दीगर कंपनियों और तेल बरदार जो जहाज है, बहरी जहाज, उन पर भी अमेरिका ने पाबंदियां लगा दी है। और पाबंदियां इस तनाजुर में लगाई हैं कि ये ईरान से तेल लेकर जा रहे हैं। ये है जनाब प्रॉब्लम। वो कहते हैं ईरान से तेल खरीदेंगे तो हमारे लिए प्रॉब्लम बढ़ जाएगा, हम ईरान से तेल खरीदने भी नहीं देंगे। अब एक बात हमें और ज़हन में रखनी पड़ेगी इन मुज़ाकरात के हवाले से कि अगर यूरोप या नेटो के मुमालिक अमेरिका के साथ खड़े हो जाते ना तो पाकिस्तान को इतनी रेलेवेंस मिलती ना। वजह यह है कि फिर अमेरिका जंगबंदी से ज्यादा इस मामले को किसी और तरफ लेकर जाता और दबाव डालकर इन चीजों को किसी और तरीके से हैंडल करता। लेकिन अमेरिका को आलमी सतह पे वो दबाव वो डाल नहीं पाया, आलमी सतह पे उसको उस किस्म की हमायत मिली नहीं।
खासतौर पर यूरोपीय ममालिक से। पहले डोनाल्ड ट्रंप जो है वो यूरोपीय ममालिक और नेटो के जो ममालिक हैं उन सारों को बुरा भला कहते थे, लेकिन अब मैं देख रहा था कि पीट हेग्सेथ ने भी इसी किस्म के स्टेटमेंट्स दिए हैं। अच्छा, पीट हेग्सेथ ने एक अजीबोगरीब स्टेटमेंट दे दिया, वो मैं आपके सामने जरूर रखना चाहता हूं। उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि हर साल जो नोबेल इनाम दिया जाता है एक यूरोपीय मुल्क की जानिब से, ये नॉर्वे से होता है, तो उन्होंने कहा हर साल जो नोबेल इनाम दिया जाता है वो जिस इदारे को मिलना चाहिए हर साल, वो अमेरिकी फौज है। अब ये उन्होंने कह तो दिया, लेकिन अभी हाल ही में ईरान में 170 के करीब मासूम बच्चियां 5 साल से लेकर 12 साल तक जो शहीद हुई, वो अमेरिकन फौज का कारनामा है। ईरान की जो क़यादत है, चाहे वो मिलिट्री है, चाहे वो सिविलियन है, चाहे वो मजहबी लोग हैं, उनका जो कत्लेआम किया गया वो अमेरिकन फौज ने किया, इसराइली फौज के साथ मिलकर। हजारों लोग अब तक जो है वो जाँ हो चुके हैं, शहीद हो चुके हैं। इसके अलावा मैं आपको ये बता देता हूं कि 9/11 के बाद से लेकर अब तक ये अलग अलग रिपोर्टें हैं। कुछ रिपोर्टें जिन्हें अमेरिका मानता है, कुछ रिपोर्टें जिन ममालिक में लोगों की जाने गई है वो मानते हैं, कुछ रिपोर्टें अक़वाम मुत्तहिदा मानता है, कुछ रिपोर्टें आजाद राय से, हर एक की अपनी अपनी रिपोर्ट है। लेकिन अलग अलग किस्म की रिपोर्टों को अगर आप इकट्ठा करें तो जो इराक के अंदर अमेरिका ने जंग लड़ी है ना, 2005, 6 और 7 के अंदर जो डाटा है वो डाटा ये बताता है कि अलग अलग तादाद है। ये कहता है कि 10,33,000 इराक के अंदर लोग मारे गए, शहीद हो गए, और इसमें अमेरिकी फौजी भी बहुत बड़ी तादाद में मारे गए थे, जो लड़ाका लोग हैं वो भी मारे गए थे, इराकी फौजी भी मारे गए थे। और फिर इसमें एक तादाद जो बताई जाती है वो 2.4 मिलियन भी बताई जाती है, यानी 24 लाख तक लोग वहां पे मारे गए। लीबिया की लड़ाई में, यमन की लड़ाई में, सोमालिया की लड़ाई में, शाम की लड़ाई में लाखों लोग मारे गए, और ये लड़ाइयां अमेरिका ने की। अफगानिस्तान के अंदर जो अमेरिका ने जंग शुरू की थी, उस जंग के अंदर अब तक की जो इंफॉर्मेशन है उसमें 2 अलग अलग डाटा है। अफगानिस्तान के अंदर सिर्फ जो बताया जाता है 9.5 लाख अफगानी जो है वो शहीद हो गए, इस लड़ाई की नजर हो गए, जबकि पाकिस्तान के अंदर भी 1 लाख के करीब शहरी जो है वो शहीद हुए। अब अलग अलग डाटा है। फिर अबू गरीब जेल आप देख लें, उसकी जो स्टोरीज है, जो गुआंतानामो बे की स्टोरीज है, इन सारों को आप इकट्ठा करें तो अमेरिकन फौज का कैसे बनता है अमन का नोबेल इनाम लेना। अभी तो ट्रंप को नहीं मिला, तो अमेरिकन फौज लेना चाह रही है अमन का नोबेल इनाम। बहरहाल ये एक स्टेटमेंट है, वो बढ़ा चढ़ा के बात करते हैं, अमेरिकन का अपना एक स्टाइल है, और वो बहुत गुस्से में है यूरोपीय ममालिक पर, और यूरोपीय ममालिक भी बहुत मुतहर्रिक हो गए। उनके थिंक टैंक इस वक्त अपनी सरहदों की हिफाजत के लिए नए मंसूबे तैयार कर रहे हैं। यानी जो अमेरिका के ऊपर उनका इन्हिसार है वो उसको अब कम करना चाहते हैं अमेरिकन धमकियों के बाद, या डोनाल्ड ट्रंप के रवैये के बाद। उन्हें अंदाजा हो गया है कि अमेरिका में तो हुकूमतें बदलती रहेंगी, और अमेरिकन के अंदर ये सोच पैदा हो गई है, ये इसको अप्रिशिएट किया जा रहा है कि यूरोप पैसे खर्च नहीं करता, फौजी खर्च नहीं करता, और यूरोप का तहफ्फुज अमेरिका क्यों करे। तो अब यूरोप को अपना तहफ्फुज खुद करना पड़ेगा। यूरोप को खतरा किससे है? यूरोप का जो पहला खतरा जिसे वो समझते हैं वो रूस को समझते हैं। रशिया एक बहुत बड़ा खतरा है यूरोप के लिए, क्योंकि यहां से बॉर्डर लगता है वो सेंट्रल एशिया की तरफ से आता है। यूक्रेन जो है वो बिल्कुल यूरोप के बॉर्डर पे है। तो अब इस बारे में रशिया के साथ उन्हें बातचीत भी करनी पड़ेगी, मुज़ाकरात भी करने पड़ेंगे, और रशिया से निपटने के लिए अपने हथियारों को भी तैयार करना पड़ेगा। एक बहुत बड़ा इत्तेहाद है उनका, जैसे उन्होंने यूरोपीय यूनियन को इकट्ठा किया, वो बाकियों के साथ भी मुआहदे कर सकते हैं। चाइना का उनको एक थ्रेट है हमेशा से, लेकिन चाइना का थ्रेट ऐसा नहीं कि बराह रास्त चाइना कोई हमला कर देगा। चाइना का थ्रेट कुछ इस तरह से है कि चाइना उनकी मईशत के ऊपर कंट्रोल कर लेगा। अब चाइना के साथ उन्हें बातचीत करनी पड़ेगी और अपने तजारती खसारे को कंट्रोल करना पड़ेगा। देखिए ना, चाइना की कुछ क्वालिटीज है, एक तो प्रोडक्शन बहुत तेज करता है, दूसरा उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत कम है, तीसरा चाइना की जो रसद है वो बहुत तेज है, वो बड़ी तेजी से अपना माल सप्लाई करता है पूरी दुनिया में। तो जब उसका माल पहुंचता है किसी मंडी के अंदर तो किसी और माल की गुंजाइश नहीं रहती। तो यूरोप को एक बैलेंस क्रिएट करना है चाइना के साथ तजारत में। वैसे अभी ये स्पेन का जो वजीर आजम है पेड्रो, ये वहां गया था चाइना, इसने चाइना के साथ ये बात की है कि आप हमारे साथ तजारत का एक बैलेंस क्रिएट करें। नाज़रीन, ये इंटरनेशनल खबरें ये और भी आती रहेंगी, मैं आपके साथ शेयर करता रहूंगा, बल्कि मेरे पास काफी सारी मौजूद है। लेकिन मैं आपको कुछ पाकिस्तान के अंदर से खबरें देना चाहता हूँ। एक तो इस्लामाबाद के अंदर ऐसा इन्होंने ब्लॉकेज लगाया, ये पता चल रहा है जी इस्लामाबाद में दवाइयों की किल्लत हो गई। एक इतनी शर्मिंदगी वाली बात है, जिन ममालिक में जंग हो रही है वहां पे दवाइयों की किल्लत नहीं हुई, लेकिन पाकिस्तान में दवाइयों की किल्लत हो गई है। इस्लामाबाद में दवासाज कंपनियों की गाड़ियों का दाखिला बंद होने की वजह से शहर में दवाओं की किल्लत, और तरनौल, रबात और चुंगी नंबर 26 पर दवाइयों से भरी हुई दर्जनों गाड़ियां खड़ी हैं। इन गाड़ियों में जान बचाने वाली अद्वियात भी शामिल है, और इसमें इंसुलिन भी शामिल है, इसमें दीगर दवाइयां भी शामिल है जो मरीजों को दी जाती हैं। तो कंपनियां जो है वो वजारत सेहत से मुतालबा कर रही है, जनाब हमारी गाड़ियां कम से कम अस्पतालों तक और शहर के अंदर दाखिल होने की उनकी इजाजत दी जाए। ये एक इशू है पाकिस्तान के अंदर, तो एक से एक इशू है, पूरी दुनिया चल रही है, पाकिस्तान बंद है, हमारी तो अदालतें भी बंद है। एक और इंतहाई अफसोसनाक वाकया पेश आया इस्लामाबाद में। हमारे एक बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, बहुत पुराने जर्नलिस्ट हैं, फखरुर रहमान साहब, उन्हें नाज़रीन गिरफ्तार कर लिया गया अचानक से।
और ये इंतहाई काबिल मुजम्मत हरकत है। पीका एक्ट के तहत जब दिल करता है, जिसका दिल करता है, वो उठाकर ले जाते हैं बंदे को। जो भी हुकूमत पे तनकीद करता है या निजाम के ऊपर तनकीद करता है, उसको फौरी तौर पे गिरफ्तार कर लिया जाता है। और फखरुर रहमान साहब तनकीदी आवाजों में से एक आवाज है। तो यही वो सहाफी हैं, बहुत पुरानी सहाफत कर रहे हैं। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाकर जजेस को बताया था कि पीएमएलएन के वर्कर ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पे दावा बोल दिया है, तो आप अपनी जान बचा लें। ये इतना ही पुरानी जर्नलिज्म कर रहे हैं और एक तनकीदी आवाज है। इनको भी खामोश करवाने के लिए गिरफ्तार कर लिया गया। इंतहाई काबिल मुजम्मत और घटिया हरकत है। नाज़रीन, नेतन्याहू के हवाले से एक खबर आई, मैं आपको जाते जाते बता दूं कि ये पता चला कि नेतन्याहू को कैंसर है, लेकिन नेतन्याहू ने यह दावा किया कि उसके कैंसर का ठीक इलाज हो गया है और उसकी जान खतरे से बाहर है। लेकिन इस कैंसर को देखिए उसने छुपा कर रखा। अब उसकी जो सालाना रिपोर्ट आई है मेडिकल की, उसमें यह इंकशाफ हुआ कि नेतन्याहू को कैंसर था, प्रोस्टेट कैंसर। लेकिन वो ये दावा कर रहा है कि वो बिल्कुल ठीक है, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। एजाज चौधरी साहब, उनकी तबीयत काफी खराब है, लेकिन उन्हें दोबारा जेल में मुंतकिल कर दिया गया। ये निजाम जुल्म से बाजी नहीं आ रहा, इन्हें समझ ही नहीं आ रही। और इसके लिए लोग अब सियासतदानों को रिस्पॉन्सिबल नहीं समझते। मैं आपके सामने एक सर्वे रखता हूं, ये देखिए सर्वे। ये मैंने खुद सर्वे करवाया है। इस सर्वे का आप डाटा देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि आज पाकिस्तानी क्या सोचते हैं और किस तरीके से सोचते हैं। ये है जनाब वो सर्वे और उसके नताइज। सवाल हमने जो सर्वे में किया था वो ये किया था कि पाकिस्तान के पीछे रह जाने के लिए असल में जिम्मेदार कौन है। और हमने दो ऑप्शन दिए थे, नंबर 1 जर्नैलों की मुदाखलत, नंबर 2 सियासतदानों की नालायकी। तो हमने लोगों से कहा कि आप 1 या 2 लिखकर जवाब दें ताकि आपको हम रिजल्ट जारी करें। 10,000 से ज्यादा वोट पड़ चुके हैं अब तक, बल्कि काफी ज्यादा हो गए हैं। और इन वोटों के बाद जो सर्वे के नताइज हैं वो ये बताते हैं कि आज पाकिस्तानियों की अक्सरियत ये समझती है कि पाकिस्तान के मसाइल के लिए जो सबसे बड़ी वजह है वो मिलिट्री जर्नैलों की बार बार मुदाखलत है। कभी मार्शल लॉ लगाते हैं, कभी हुकूमतें गिराते हैं, कभी हुकूमतें बनाते हैं, कभी सियासतदानों को जेलों में डालते हैं। तो ये मुल्क को चलने नहीं देते, ट्रैक पे आने नहीं देते। तो जर्नैलों की मुदाखलत के हवाले से जो लोगों ने वोट किया वो 93.4% किया। बड़ा क्लैरिटी के साथ लोग आए। 93.4% लोग जिन्होंने वोट किया वो ये समझते हैं कि जर्नैलों की मुदाखलत एक वजह है कि पाकिस्तान पीछे रह गया, पाकिस्तान के हालात आज उतने अच्छे नहीं है, मईशत हमारी बर्बाद हो गई, दहशतगर्दी पाकिस्तान में आ गई, हम कहां से कहां पहुंच गए, दुनिया आगे निकल रही है, दुनिया की मईशतें तरक्की कर रही हैं, हम कर्जों का बोझ उठाते चले जा रहे हैं, उठाते चले जा रहे हैं, कोई एक शोबा नहीं है जिसमें हम तरक्की करके आगे बढ़ रहे हैं। फिर जो लोग ये समझते हैं कि सियासतदान नालायक है और उनकी वजह से पाकिस्तान पीछे रह गया, उनकी तादाद 6.6%। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आहिस्ता आहिस्ता मोमेंटम पकड़ रही है एहतजाज का। होगा क्या? मैं आपके सामने पूरी पिक्चर रख देता हूं कि अब होना क्या है और ये हुकूमत कर क्या सकती है। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक स्टेटमेंट बताता हूं जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर कई जगह पे ये स्टेटमेंट दे चुके हैं। और ये जो स्टेटमेंट है इसके बारे में फखरुर रहमान साहब जर्नलिस्ट है, उन्होंने बाकायदा एक इंटरव्यू दिया सियासत.pk को और उसमें उन्होंने बताया जी एक जगह पे नहीं कई जगह पे मुख्तलिफ मकामात पर पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ये बात कर चुके हैं कि जब तक मैं फील्ड मार्शल हूं इमरान खान रिहा नहीं हो सकता। और ये बात ठीक है। आसिम मुनीर साहब को खतरा है कि अगर इमरान खान बाहर आएगा तो पब्लिक के अंदर इतनी ज्यादा मकबूलियत है कि वो एक ऐसी तहरीक खड़ी कर सकते हैं जिससे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और उनके बनाए हुए पूरे के पूरे निजाम को खतरा हो जाएगा, फिर उनके अपने लिए खतरात बढ़ जाएंगे। लिहाजा वो इमरान खान साहब को इस मकबूलियत के आलम में छोड़ने का रिस्क नहीं ले सकते। और ये बात वो कई जगहों पे कह चुके हैं, ये दावा किया फखरुर रहमान साहब ने। तो फील्ड मार्शल साहब तो इमरान खान साहब को नहीं छोड़ेंगे, जबकि इमरान खान साहब को छुड़वाने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जोर लगाती रहेगी। सुहेल अफरीदी जो है वो ना सिर्फ मोमेंटम बना रहे हैं बल्कि सिर्फ एहतजाज करने से पहले वो एक ओपिनियन भी बना रहे हैं कि हमारे साथ ज्यादती बहुत हो रही है। देखिए, जब आप एहतजाज करने के लिए निकलते हैं ना तो पहले आपके पास उसका इखलाकी जवाब होना चाहिए, आपके पास सॉलिड रीजन होना चाहिए। अब सुहेल अफरीदी ने वो काम शुरू कर दिया, 7 मरतबा वो अदालती ऑर्डर्स लेकर अडयाला जेल पहुंचता है कि मेरी लीडर से मुलाकात करवाई जाए। मुलाकात नहीं करवाई जाती, चीफ जस्टिस को खत लिखता है, हाई कोर्ट में पिटीशन डालता है, असेंबली से करारदाद पास करवाता है, मरियम नवाज को लेटर लिखता है, बार बार पुलिस वालों से जाके कहता है। तो जो कुछ वो कर सकता था बतौर एक चीफ मिनिस्टर उसने वो सारा कुछ किया, लेकिन उसकी बात नहीं सुनेगी। तमाम कानूनी और आईनी ऑप्शंस उसने इस्तेमाल किया। वो सहाफियों से पूछ रहा है कि कोई चीज रह गई है तो आप मुझे बता दें, मैं वो भी कर देता हूं, लेकिन मेरे पास अब रास्ता क्या है, और इस बात का किसी के पास कोई जवाब नहीं है। तो एक बड़ा सॉलिड रीजन सुहेल अफरीदी के पास है कि इमरान खान साहब से मुलाकात करवाई जाए, वरना फिर आप तैयार हो जाए, हमें एहतजाज करना पड़ेगा। देखिए, मैं आपको ये बताऊं कि 1-2 हफ्ते में अब मुलाकात भी करवा दी जाएगी। ये 1 आधे हफ्ते में हो जाएगी या हो सकता है अगले हफ्ते में हो जाए, क्योंकि अब काम निकल गया है। आसिम मुनीर साहब का वो जो टफ टाइम था जिसको उन्होंने गुजारना था, उन्हें लगता था कि ये टाइम मैं गुजार दूंगा तो इसके बाद मैं नाकाबिले तस्खीर हो जाऊंगा, वो टाइम उन्होंने तकरीबन गुजार दिया।
और अगले 5-6 दिन गुजारने, उसके बाद सुहेल अफरीदी साहब जाएं और जाके इमरान खान साहब से मुलाकात कर लें। इमरान खान साहब उसके बाद बयानियां देंगे, इमरान खान साहब उसके बाद एक स्टेटमेंट जारी करेंगे। उस स्टेटमेंट से पाकिस्तान में हिलजुल होगी तो देखिए एक तहरीक तो पाकिस्तान में अब खड़ी होगी, 27वीं आईनी तरमीम इसकी वजह बनेगी। तो ये जो एक तहरीक अब खड़ी होने जा रही है ना, इस बार ऐसा नहीं होगा कि तहरीक इंसाफ के लोग लाशें छोड़कर भाग जाएंगे। इस मरतबा ऐसा भी नहीं होगा कि आप लाशें छुपा लेंगे, लाशें छुपाने वाला काम भी नहीं होगा। वो इस मरतबा पूरी तैयारी करके आएंगे। अगर वो आए इस्लामाबाद की जानिब, अव्वल तो और बहुत सारे ऑप्शन है उनके पास जिनको वो डिस्कस कर रहे हैं और वो सरप्राइजेस उन्होंने रखे हैं, लेकिन अगर वो आए इस्लामाबाद की जानिब तो इस मरतबा वो एक एक चीज को रिकॉर्ड करेंगे और एक एक चीज का हिसाब अपने पास रखेंगे। यानी इस मरतबा ऐसा नहीं होगा कि लाशें छोड़कर वो चले जाएं, शायद ऐसा नहीं होगा। और एक और बात मैं आपको बता देता हूं कि दिसंबर में इमरान खान साहब की मुलाकातें वैसे भी मुझे लगता है कि अब खुल जाएंगी। और एहतजाज के नतीजे में क्या होगा, जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मोमेंटम बनाती है, फर्ज करें एक तो अगर उनका मोमेंटम बन जाता है, वो इतनी ताकत के साथ आ जाते हैं और अवाम पूरे पाकिस्तान में निकल आती है, तो फिर तो वो अपने मुतालबात पूरे करवा लेंगे, फिर तो वो गिच्ची से पकड़ देंगे पूरे निजाम को। लेकिन अगर एक मरतबा फिर गोली चलाई जाती है या एक मरतबा फिर जुल्म और बर्बरियत की जाती है, तो फिर क्या होगा? उसके नतीजे में पाकिस्तान फिर कई महीने या कई साल पीछे चला जाएगा। सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा हो जाएगा पाकिस्तान में दोबारा से, फिर से IMF से आपको बड़े कर्जे लेने पड़ेंगे, फिर से आपको जो है वो अदम इस्तेहकाम का सामना करना पड़ेगा। पाकिस्तान में एक बदएतमादी पैदा हो जाएगी, मईशत का पहिया जो पहले ही नहीं चल रहा वो बिल्कुल ही ठप हो जाएगा। फिर पाकिस्तान का मजीद 1 साल जाया हो जाएगा। जब ये 1 साल जाया हो जाएगा तो फिर क्या होगा? फिर दोबारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक साल के बाद खड़ी हो जाएगी। तो ये बात आप मेरी याद रखें कि इमरान खान के बारे में मैंने 2020 में एक बात की थी। ARY पे एक प्रोग्राम चल रहा था और उस वक्त भी सबको पता था कि होने क्या जा रहा है। नवाज शरीफ साहब एक डील करके पाकिस्तान से बाहर चले गए थे और माहौल बनाया जा रहा था कि इमरान खान साहब को गिराया जाएगा। तो ये इमरान खान साहब के आने के बाद से ये सिलसिला चल रहा था। तो मैंने तब ये कहा था कि इमरान खान ऐसा आदमी नहीं है कि वो आपको ये पूछता फिरेगा कि मुझे क्यों निकाला, वो आपको बताएगा कि मुझे क्यों निकाला। और वो बनीगाला में जाकर बैठ के हैप्पी बर्थडे टू यू नहीं कहेगा, वो बनीगाला में नहीं बैठेगा और उसका क्राउड भी ऐसा है, वो खुद भी ऐसा है, ये चिपक जाएंगे आपको और इमरान खान आपको नहीं छोड़ेगा। मैंने ये कहा था। तो जब तक आप इमरान खान को इंसाफ नहीं दे देते, जब तक इमरान खान अपना हक नहीं ले लेता, वो आराम से नहीं बैठेगा और ना वो किसी को आराम से बैठने देगा। और मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत के लिए प्रॉब्लम यह है कि इमरान खान की मकबूलियत इतनी ज्यादा है कि ये उसको काउंटर भी नहीं कर पा रहे, उसके खिलाफ कोई बयानियां भी नहीं बना पा रहे और उसकी मकबूलियत का मुकाबला भी नहीं कर पा रहे। तो ऐसी सूरत में इनके पास ऑप्शन क्या है? इनके पास ऑप्शंस नहीं है। ये सिर्फ लिंगर ऑन कर सकते हैं, चीजों को लंबा कर सकते हैं, लेकिन मुल्क नहीं चला सकते। मुल्क इसलिए नहीं चला सकते कि मईशत ठप हो गई है और पाकिस्तान अदम इस्तेहकाम का लगातार शिकार है। दहशतगर्दी के वाकयात पाकिस्तान में बढ़ते जा रहे हैं। देखिए पाकिस्तान को इन्होंने अब बना क्या दिया? एक तो दबा के धांधली हो रही है पंजाब में, मुकाबला ही कोई नहीं फिर भी धांधली हो रही है। उसकी वजह यह है कि लोग निकले ही नहीं वोट डालने के लिए। बहुत सारे पोलिंग स्टेशन से जर्नलिस्ट रिपोर्ट कर रहे हैं, वो बता रहे हैं जनाब कि यहाँ तो 5% लोग भी नहीं आए। जहां पे इलेक्शन था जरताज गुल की सीट पे या फैसलाबाद की सीटों पे, मियांवाली में, हर जगह पे लोग निकले ही नहीं वोट डालने के लिए, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकबूलियत बहुत ज्यादा है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोट है बहुत बड़े पैमाने पे। इमरान खान साहब जो है वो लोगों की इस वक्त दिल की धड़कन बने हुए हैं। तो क्योंकि उनके पास मकबूलियत है और उन्होंने बाइकआउट कर दिया तो उनका वोटर नहीं निकला। जब उनका वोटर नहीं निकला तो गहमा गहमी थी नहीं। तो पंजाब के इलेक्शन में ओवरऑल गहमा गहमी नहीं थी, बल्कि यहां तक हुआ कि हमने कई जगह पे ऑडियो सुनी और कई जगह पे ऐलानात सुने कि मस्जिदों से बाकायदा ऐलान करवाए गए कि वोटर्स निकले और निकलकर जाकर वोट डालें। अब आप अंदाजा करें कि लोगों की कितनी दिलचस्पी होगी इस इंतखाब में। तो लोगों को भी आइडिया, और इमरान खान साहब का मेरे ख्याल में ये ठीक फैसला था कि बाइकआउट ही करो। उन्होंने 2 इलेक्शन लड़े हैं और दोनों के पीछे एक वजह है। एक इलेक्शन उन्होंने लाहौर का लड़ा जहां से हमाद अजहर साहब के वालिद इंतकाल कर गए थे, मियां अजहर साहब, और क्योंकि यहां पे कोई सजा नहीं हुई थी 9 मई में, लिहाजा उन्होंने कहा जी हम इलेक्शन लड़ेंगे। दूसरा इलेक्शन उन्होंने एक हरिपुर में लड़ा ताकि वो फर्क बता सकें कि जब पंजाब में इलेक्शन होता है तो यहाँ की पंजाब हुकूमत और इलेक्शन कमीशन मिलकर क्या करते हैं, और जब खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन होता है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वहां की सूबाई हुकूमत कितना ज्यादा मौका देती है अपने मुखालिफिन को। बाबर नवाज